हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं और 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन कीजिए। देखिए, इस चैप्टर में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 18वीं सदी में। तो उसके बाद जो 19वीं और 20वीं सदी का जो विश्व था, जो समाज था, जो दुनिया थी, उसको क्या मिली? एक विरासत मिली। किस चीज़ की? कि भाई किस तरह से जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने राजतंत्र को उखाड़ा, एक क्रांति के द्वारा वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की। तो जो आने वाला जो समय था, 19वीं 20वीं शताब्दियाँ थी, बाकी दुनिया के बाकी देशों में भी इसका बहुत प्रभाव, बहुत असर देखने को मिला। लोग इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए और जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जहाँ एक राजा का शासन चलता था, उसको उखाड़ने के लिए लोग जो है प्रेरित हुए इस क्रांति के द्वारा। तो एक विरासत के रूप में इस क्रांति को लिया दुनिया के लोगों ने, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने से 19वीं और 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत। पहला जो पॉइंट है वो है, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। देखिए, महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि पहली बार जो है इस तरह का प्रयास किया गया कि जो राजतंत्र है उसके विरुद्ध जो है लोगों ने आवाज़ उठाई, उसको और उसको उखाड़ फेंकने में वो सफल भी हुए। दूसरा जो पॉइंट है, यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता, भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया था। देखिए, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं जो फ्रांसीसी क्रांति है वो किसके द्वारा की गई। वो जो है उसकी शुरुआत की गई जो तीसरे एस्टेट के जो लोग थे उनके द्वारा। उसमें वो किसान भी थे, व्यापारी भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे। पढ़े लिखा जो मध्यम वर्ग था उसने आवाज़ उठाई राजतंत्र के खिलाफ। वो क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि भाई जो ऊंच नीच है, जो समाज में जो एक ही व्यक्ति है वो हमारे ऊपर जो है अपने नियम थोपता है, उसका शासन चलता है, उसको हटाकर एक गणतंत्र की स्थापना की जाए जिसमें आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसी भावनाएं समाज में आए। इससे जो है 19वीं और 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार जो है वो आधारभूत सिद्धांत बन गए। वहाँ से, फ्रांस से जो है इस तरह की शुरुआत हुई और बाकी दुनिया के देशों में भी जहाँ जहाँ राजतंत्र था लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। तो ये एक विचार जो था फ्रांसीसी क्रांति का, ये लोगों के लिए एक बेस बनकर उभरा कि भाई यहाँ से लोगों को ताकत मिली कि अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, राजतंत्र का जो है विरोध करके उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों और दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। देखिए, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, उनके ऊपर उनमें जो है इसी तरह से जो है राजतंत्रीय व्यवस्था चलती थी। पूरे देश में जो है एक राजा का शासन चलता था। तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर जो यूरोप की अन्य कंट्री थी, यूरोप के जो अन्य देश थे, वहाँ पर भी इस तरह का प्रचलन चला कि लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। जो दक्षिण अमेरिका है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी जो है उपनिवेश बनाए गए थे, तो वहाँ पर भी इस तरह के आंदोलन चले जिससे जो लोग हैं वो इस क्रांति से प्रभावित होकर सफल हुए गणतंत्र की स्थापना करने में और राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में। इसमें यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हुई जिसका परिणाम हमें क्या मिला कि जो फ्रांस था और यूरोप के और जो बाकी देश थे वहाँ राजनीतिक और सामाजिक बदलाव नजर आए। क्यों? क्योंकि पहले तो एक ही व्यक्ति है, वही शासन कर रहा है, उसके अनुसार ही सब कुछ चलता है। उसके बाद जो है जो सरकार थी वो विभिन्न भागों में बट गई, लोगों के लिए अलग से संविधान बनाया गया, नए कानून बनाए गए। तो इस तरह के जो सामाजिक राजनीतिक बदलाव थे वो भी देखने को मिले। नेक्स्ट है कि इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का मकसद यही था कि भाई ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो छोटे बड़े का जो तीसरा वर्ग है, तीन भागों में जो है समाज को बांट रखा है। जो पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो तीसरा स्टेट है वही टैक्स पे करेगा, वही कर देगा। बाकी जो दोनों स्टेट के जो लोग थे उनको ना तो कर देना पड़ता था और उनको विशेष अधिकार भी मिले हुए थे।
तो उनका मानना यही था तीसरे स्टेट के लोगों का कि भाई सबके लिए समानता जैसी अवधारणा जो है वो लानी पड़ेगी, कि भाई सब लोग समान समझे जाएं, इस तरह का जो समाज में भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए। इसने जो है राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया था, राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया था। देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है वो एक ऐसा शब्द है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने जो उसके व्यक्तिगत हित है उनके बारे में ना सोचकर अपने राष्ट्र का हित जो है उसके बारे में सोचता है कि भाई मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए क्या सही है, वो राष्ट्रवाद की अवधारणा है। तो उसका भी जो है हमें प्रभाव देखने को मिला फ्रांसीसी क्रांति में, कि जो लोग थे वो अपने राष्ट्रवाद के प्रति जो है प्रेरित हुए, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली के लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया गया। तो यूरोप के जो और भी कंट्री थी, चाहे पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हर जगह पे हमें इस तरह के जो है प्रभाव देखने को मिले इस क्रांति के बाद। इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया और दैवीय अधिकारों की धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा और नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार ये लोग बनाना चाहते थे। जो भी क्रांतिकारी थे उनका मकसद क्या था कि भाई जो राजा को ये दैवीय शक्तियों के रूप में, जिसे हम मानते हैं कि भाई जो राजा है उसको तो दैवीय शक्ति यहाँ जो है प्राप्त है, उसके पास ही सारे अधिकार हैं। जो सामंत वर्ग है, राजा के नीचे जो लोग होते थे, जो सामंत जिन्हें कहते थे, जिनका किसानों पर और अन्य वर्गों के ऊपर नियंत्रण होता था, उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे कि भाई इनको समाप्त किया जाना चाहिए। दास प्रथा है, ये गलत है कि भाई लोगों को जो है गुलाम बनाया जाता है, उनसे काम गुलाम बनाकर उनसे जो है काम करवाया जाता है। तो इस तरह के जो नियंत्रण थे वो लोग जो है वो समाज से समाप्त करना चाहते थे। अब जो राजा राम मोहन राय है, देखिए भारत के एक क्रांतिकारी रहे हैं ये राजा राम मोहन राय। इनके ऊपर भी हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, तो वहाँ तक असर पड़ा था फ्रांस की क्रांति का, कि राजा राम मोहन राय जैसे जो नेता थे वो फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही और उसके निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि भारत में भी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपना आधिपत्य यहाँ पर जमा रखा था, तो अब यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो ये चाहते थे कि इस समाज से जो इस तरह के जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर आकर जिन्होंने हमारे ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो जो फ्रांस की क्रांति है उसका बहुत प्रभाव पड़ा इन लोगों के ऊपर, वो बहुत प्रभावित हुए और वो जो है आगे आए इसके लिए कि भाई हम जो है जिस तरह से फ्रांस के लोगों ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका, हम भी जो ब्रिटिश सत्ता है उसको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव जो है पूरे विश्व भर में जन आंदोलन का प्रारंभ और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना था, कि भाई जो भी फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका असर जो है पूरी दुनिया में पड़ा। आने वाली दो जो है शताब्दियों तक 19वीं 20वीं शताब्दी में इसका प्रभाव हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला। अब जो है हमने बात की यहाँ पर पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, ये सारे जो देश हैं वो कौन से महाद्वीप के हैं? वो यूरोप महाद्वीप के हैं। ये हमारा यूरोप महाद्वीप यहाँ पर आता है। इस मैप में आप देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इटली कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। देखिए, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आप रेड कलर में इस तरह से ये लंबी सी लाइन देख रहे हो, ये इटली है, ये जो है ये फ्रांस है, इसके साथ जर्मनी है, यहाँ पोलैंड है। लेकिन ये जो यूरोप महाद्वीप है, इसके लिए मैं एक अलग से यूरोप महाद्वीप का मैप आपके लिए लाई हूँ। ये जो सारा एरिया देख रहे हो आप, अगर वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो वो ये वाला एरिया है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इटली कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये है इटली। और अगर ऊपर आप इस मैप में देखोगे, वर्ल्ड मैप में, तो ये देखिए, ये जो आपको पतला सा लंबा सा इधर दिख रहा है ये इटली है। तो यहाँ आप इजीली समझ सकते हो कि भाई ये इटली है, इधर जो है फ्रांस है, इधर जर्मनी है, यहाँ पोलैंड है, ये नीदरलैंड है। अब फिर से ऊपर चलते हैं हम, ये इटली है, इधर फ्रांस है, ये जर्मनी है, यहाँ पोलैंड है। तो इसके थ्रू आप ये वर्ल्ड ये जो यूरोप का मैप है यहाँ से इजीली समझ सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो कहाँ पर पड़ती है। देखिए, आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो मैप जो है हर क्वेश्चन के साथ आपको समझना पड़ेगा,
हर जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि इस तरह से आप मैप से, इमेजेस से जब हिस्ट्री को पढ़ोगे तो पहली बात तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और दूसरा वो याद भी आपको ज़्यादा समय तक रहेगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।